नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। आज से ठीक 6 महीना 8 महीना पहले चलिए, आपको याद होगा कि एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी के सामने कोई भी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती था। ऐसा लग रहा था, पार्टी होने के बाद भी ऐसा लगता था कि लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई विपक्ष है ही नहीं। आप किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर अगर आप देखेंगे या मेन स्ट्रीम मीडिया का डिस्कशन आप देखेंगे, जिसमें कुछ लोगों का नाम अपने मैं चैनल से लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो सीधे एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि मोदी जी के सामने कौन, विपक्ष कहां है, विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। इन चारे चीजों को याद रखिएगा। इस पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं हम इसका प्रयोग करेंगे और इसी का जवाब आज मिलेगा। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा था तब तक तो 10 सालों की गाथाएं गा रहे थे कि हमने ये करा वो करा, लेकिन जैसे ही पहले चरण का इलेक्शन खत्म होता है वैसे ही बीजेपी को समझ में आ जाता है कि ये सब उनका नैरेटिव चलेगा नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव चलेगा, हिंदू मुस्लिम। 4 जून के रिजल्ट के बाद ये समझ में बीजेपी को आ गया कि हिंदू मुस्लिम यानी हिंदुत्व वाला मुद्दा भी नहीं चला। और 10 साल जो मोदी जी या कह लीजिए जो भी स्टेट्स में डबल इंजन की सरकार थी, कुछ स्टेट को छोड़ दिए जहां वहां 100% पा गए वो सीट, नहीं डबल इंजन की सरकार भी नहीं चली, यानी डबल इंजन के मुद्दे भी नहीं चले। अब आप समझिए 6 महीना 8 महीना पहले मोदी जी या बीजेपी के खेमे में कह लीजिए या जो भी इंटरनल उन्होंने सर्वे कराया था उसमें पता चल चुका था कि 10 साल का कोई काम जो आपने किया है वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है देश के वोटर के सामने, और हिंदुत्व का भी मुद्दा वोटर के सामने आपको वोट दे ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और आज हम जुलाई के अंतिम हफ्ते में खड़े हैं मान के चलिए, और आज भी बीजेपी के पास आने वाले 3 बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस में कोई मुद्दा नहीं है। अब बीजेपी विगत 40-45 दिनों से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये एनालिसिस कर रहे हैं कि कहां से मुद्दा ढूंढा जाए, क्या मुद्दा किया जाए, क्या मुद्दे ऐसे हों जैसे हम अपने कार्यकर्ताओं के मन में या कार्यकर्ताओं में जान फूंक सकें, को फिर से वैसे ही काम करें जैसे 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन 2014 और 2019 या कह लीजिए 2014 से 2024 के 10 साल का सफर एकदम अलग था। उस समय लोग कांग्रेस से बुरा मान के बैठे थे या उनसे दुखी थे, इसलिए वोट कर रहे थे। 2019 में जो भी घटनाएं हुई यानी कि जो आतंकवादी हमला हुआ उसको उन्होंने अपना हथियार बना लिया, जिसकी वजह से लोगों ने वोट किया। लेकिन 2024 में आम जनता अपने मुद्दों को पूछ रही थी, अपने जीविका को पूछ रही थी, आने वाले अपने भविष्य को पूछ रही थी, जो कि बीजेपी के पास नहीं था बताने को कुछ भी, कि आपकी जीविका क्या होगी आम जनता की, आने वाला भविष्य उनका क्या होगा, उनके आने वाली जनरेशन क्या करेगी। ये मुद्दे बीजेपी के पास नहीं थे बताने के लिए। इन क्वेश्चंस का कोई भी जवाब नहीं था मोदी जी के पास और बीजेपी के पास। उसका खामियाजा कह लीजिए या उसका परिणाम कह लीजिए 4 जून को दिखता है। और अभी शपथ लेने के 40-45 दिनों के बाद आने वाले 3 स्टेट्स के इलेक्शंस में जो भी इंटरनल सर्वे आ रहे हैं उसमें यह पता चल रहा है कि 10% सीट भी अगर बीजेपी पा जाए या 20% सीट भी अगर वो पा जाए पूरी सीट की, तो बहुत बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, उदाहरण के तौर पे 288 सीटों की महाराष्ट्र विधानसभा में अगर 20% सीट एनडीए गठबंधन पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। सर्वे जो भी आज की डेट में आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या बड़ी बड़ी संस्थाओं के हों, वो ये बता रहे हैं और खुल के बता रहे हैं। और अगर आपने देखा हो कुछ दिन पहले शरद पवार ने भी एक नारा दिया 225, यानी कि अगर हम 20% की बात करें तो लगभग 50-60 के इर्द गिर्द दिखती है, और 225 के नारे को देखें तो वहीं कहीं घूम के आ जाता है कि 20% भी नहीं पाएंगे। ऐसे ही हरियाणा में भी आप देखेंगे तो 20% से ज़्यादा यानी कि 90 सीटों में से अगर आप गौर करिए तो 18 सीट से ज़्यादा बीजेपी को नहीं मिले, ये हर सर्वे बता रहा है।
और अभी कांवड़ यात्रा में जो इन्होंने नेम प्लेट की बात की, उसके बाद जो एनालिसिस समझ में आई 24 घंटे 48 घंटे में, उसमें तो ये स्थिति है कि लोग यहां तक कहना शुरू कर दिए कि इंडिया गठबंधन 80-85 क्रॉस कर जाएगा। यानी कि दिल्ली में जो आम आदमी की लहर थी, हरियाणा में वैसी ही लहर इंडिया गठबंधन की दिख रही है। अब बीजेपी इसी चीज से परेशान है कि बीजेपी को मुद्दा क्या मिले। आज बीजेपी की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे कि कभी मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष की दिखाता था। यानी कि अगर तीनों स्टेट्स के इलेक्शंस में जाइए तो बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। आज राहुल गांधी या स्टेट में जो भी मुख्यमंत्री हैं या पुराने मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के थे, उनके चेहरे के सामने, जैसे महाराष्ट्र में जाइए तो बीजेपी कहीं नहीं बोल सकती कि शिंदे जी ही इस बार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। लेकिन आप इंडिया गठबंधन से पूछेंगे तो सीधे बोलेगा कि महाराष्ट्र में हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे जी हैं। आप हरियाणा में अगर आप आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया गठबंधन का चेहरा हुड्डा जी हैं। ये सबको पता है क्योंकि कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी। ऐसे ही आप झारखंड में जाएंगे तो झारखंड का सोरेन जी एकदम फ्रंट चेहरा है इंडिया गठबंधन को, ये सबको पता है। इन तीनों जगह अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि चेहरा विपक्ष के पास है, लेकिन बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। आज की डेट में आज बीजेपी कहां है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं कि इन स्टेट्स में बीजेपी कहां है या इंडिया गठबंधन के सामने विपक्ष कहां है। क्या विपक्ष बिखरा है, ये क्वेश्चन आज से 8-9 साल पहले पूछा जा रहा। आज ठीक वही एनडीए क्या बिखरा हुआ है। विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन के सामने आज विपक्ष बनकर खड़ा हो गया है एनडीए गठबंधन, जबकि सत्ता में एनडीए गठबंधन है। उसके बाद भी विपक्ष की तरह बिहेवियर एनडीए गठबंधन का हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और उसी के सहारे बाकी सब पैरासाइट हैं, यानी उसी के सहारे लोग जीत रहे हैं। उसी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी घूम फिर कर कहते हैं ना कि 100 घर चल के फिर वापस अपने घर पे आना, वहीं बीजेपी आ गई हिंदू मुस्लिम, यानी कि शुद्ध रूप से या विशुद्ध रूप से कहिए तो हिंदुत्व के मुद्दे पर आज बीजेपी फिर खड़ी हो जाती है। जो 1980 में बीजेपी जिस विजन को लेके चली थी, वहीं आ जाके वो खड़ी हो जाती है। और इसी का जीवांत प्रमाण है कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु जो विपक्षी दल के नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबके विकास का कोई फार्मूला नहीं है हमारे। और आज बीजेपी वहीं खड़ी होकर फिर से उसी मुहाने पे खड़ी है और कहिए कि सिर्फ हुंकार भरने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से लेके चला जाए। बिना हिंदुत्व के मुद्दे को लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि कोई मुद्दा बीजेपी के पास है ही नहीं। 2-4 दिन पहले की एक न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्यालय, दिल्ली कार्यालय में जाते हैं और गौर कीजिए, उनको उस कार्यालय में गए, मीटिंग किया और वापस आए। लेकिन ये न्यूज़ मीडिया में नहीं बनी। नहीं, इसी से पहले अगर आप जाते तो आपको पता चल जाता कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं और क्या प्रोपोगंडा है। फिर वो बाहर निकल के बताया जाता कि मोदी जी ने इतना बड़ा काम करने की सोचा है, ये करने की सोचा है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और चुपचाप फिर अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। यानी कि आज की डेट में बीजेपी के पास मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन हो चुकी है बीजेपी। बस यहीं से बीजेपी का डर सता रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, अगर हम सोचे तो इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जितने भी उनके घटक दल हैं, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इसके बाद उसमें आके अखिलेश यादव जी भी शामिल हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी रैली समाजवादी पार्टी के थ्रू महाराष्ट्र में की जाती है। यानी कि पीडीए का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में भी बहुत तेजी से शुरू कर दिया गया। यहीं से बीजेपी की घबराहट और शुरू हो जाती है कि हमें किन मुद्दों पे लड़ना है, क्योंकि मुद्दा तो है ही नहीं। तो बस यहीं पे बीजेपी दूसरा एक दांव चलती है कि आरएसएस पे लगाए गए बैन को
जो कि लगभग 58 साल पहले 1960 में एक बैन लगाया गया था, आरएसएस पे बैन लगा था। गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी अगर होगा तो आरएसएस का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता और आरएसएस में शामिल नहीं हो सकता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी किसी विशेष पार्टी का नहीं होता, किसी विशेष दल का नहीं होता, वो सर्वदल होता और हर समाज के लिए होता है। क्योंकि जो भी टैक्स से पैसा जाता है वो टैक्स से पैसे से ही उनकी सैलरी आती है और वो टैक्स का पैसा किसी भी दल और किसी भी समाज का हो सकता है। इस कारण से बैन लगाया गया था, लेकिन आज 58 साल बाद मोदी सरकार ने उस पाबंदी को हटा दी है और यह बोलते हुए हटाया कि गवर्नमेंट के लोग उस शाखा में भी जा सकते हैं और शाखा के मेंबर भी बन सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए ये करा क्यों जा रहा है। सभी को पता है कि आरएसएस से निकली हुई पार्टी ही बीजेपी है। जब आरएसएस में कोई जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, निश्चित तौर पे ये बात है कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करेगा और वो बीजेपी को प्रमोट करेगा। यानी कि गवर्नमेंट के आदमियों को भी पीछे दरवाजे से ले आके खड़ा कर दो और उनको भी प्रचार करवाओ कि भाई अपने नीचे के लोगों से आप बोलना शुरू करिए कि बीजेपी को वोट करें और किसी को वोट ना करें। बीजेपी हर डिफिनीशन को बदल दे रही, हर परिभाषा को बदल रही अपने अनुसार। ईमानदारी की परिभाषा भी बीजेपी ने बदल दी थी कि अगर आप हमें पैसा देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू तो हम आपको अगर कोई ठेका दे रहे हैं तो वो चोरी नहीं हुई। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री पैसा लेके, जो कि गलत भी है, अभी तक वो प्रूफ नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही कि पैसा लेके उन्होंने ठेका दिया, वो पैसा लेके ठेका दें तो गलत है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू लेके ठेका दें तो सही है। इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने बता दिया इस सिस्टम का पार्ट है और इस सिस्टम के थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आप ईमानदार हैं और हमारे पूरे नेता भी ईमानदार हैं। अभी नीट की परिभाषा को देखिए कि लोग 30-30 लाख रुपए देके डॉक्टर बन जा रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा के जो मंत्री हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं, उनको हटाया नहीं गया, उनसे इस्तीफा भी नहीं ले गया। यानी कि सीधे शब्दों में आप समझिए महाराष्ट्र में बीजेपी हार की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही। इसी वजह से बीजेपी ने ये कदम उठाया कि आरएसएस को भी अब इन्वॉल्व किया जाए। अगर आरएसएस गवर्नमेंट के लोगों के साथ नहीं मिल पाएगी या गवर्नमेंट के लोग नहीं प्रचार करेंगे आरएसएस के थ्रू बीजेपी का, तो बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आएगी। बस यहीं से समझ में आना शुरू हो जाता है कि बीजेपी की हालत बहुत खराब है, उसके पास मुद्दा विहीन हो चुकी है। तो हमारी पूरी टीम की निगाहें इस मुद्दे पर बनी रहेगी। अपने मैं सारे व्यूअर से यानी कि सारे दर्शकों से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।